मोदी जब तक देश में रहेंगे जब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। अभी इन्होंने फिर तीसरा फार्मूला देगा कि 2 पास हो गया, हमारे नोटबंदी हो गई और नोट लोगों की जेब का पैसा हमारे खातों में आ गया 5-5 रुपए के मार्फत के मंत्री मंडल चेंज करने से देश की जनता का क्या भला हुआ। देखिए मैं बता देता हूँ, जब तक भाजपा शासित प्रदेशों में देश में बीजेपी सरकार रहेगी, मोदी सरकार रहेगी, जब तक इस देश की गरीब जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उसका भला होने वाला नहीं है। आज देश की जनता को पंजाबी हरियाणी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इनकी चोरी पकड़ करके काले कानून रोकने के लिए अपना हौसला बढ़ा करके 8 महीने से यहाँ बैठे हैं। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी इस वक्त ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਡਟਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ आज़ादी के परवाने ने ये गल्लां आम तौर पर अपने जहन दे विच बिठा लियां सी कि गोलियां भी चलणगियां, अथरू गैस के गोले, पानी दीयां बुछारां ते होर पता नहीं की कुछ होवेगा, पर असीं उन्ना चिर अंदोलन करते रहांगे जिन्ना चिकर आज़ादी नहीं मिलती। अजिहा अंदोलन एक उदों भी असीं देखण नूं मिलिया सानूं जदों ब्रिटिश हुकूमत के वेले चाचा अजीत सिंह होणां ने लड़िया कि काले कानून उस वेले भी लिआंदे गए सी खेती दे ते उन्हां नूं रद्द करवाउण दे लई 9 महीने लंबा संघर्ष चलिया सीगा। ते एक बार फिर ये अंदोलन जिहड़ा किसानां दा लगातार लंबा होंदा जा रहा है। इस वक्त असीं गाजीपुर बॉर्डर ते मौजूद हाँ। तस्वीरां तुहानूं पिछे दीयां दिखा दईए कि हाले भी गाजीपुर दा जिहड़ा एक्सप्रैस हाईवे है उत्ते पुलिस दे वल्लों वड्डे तौर ते बैरीकेडिंग कीती गई है। ते जिहड़ी तार है तुहानूं दिखा दी, नज़दीक आण के दिखा दी। आम तौर ते इदां दीयां तारां तुसीं देश दे विच घੱਟ ही देखदे होवोगे, सरहदां ते लाईयां हुंदियां ने जदों देश दे दो वड्डे मुल्क जिहड़े ने ਉਹ जिन्हां दे विच आपस दे विच प्यार नहीं हैगा, आपस दे विच हमेशा तकरारबाजी रहिंदी है, उत्थे इदां दीयां कंढे वालीਆਂ तारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि ਇਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चाह की रही है। बाबा जी पूरा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। मैं झांसी बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। हाल फिलहाल मैं चंडीगढ़ रहता था 12 सालों से। ते हुण अंदोलन ते आया नूं कितना समा हो गया? मुझे अंदोलन से आए करीब 6 महीने होने को जा रहे हैं। जे असीं गल करिए सरकार दा रवैया की नज़र आ रहा? किसी ने सोचा नहीं सीगा कि 8 महीनों का समा हो जाऊगा। 8 महीने तो ज़्यादा समा हो गया हुण इत्थे बार्डरां ते बैठिआं नूं। लगता कि सरकार हले भी अड़ी ते बैठी हुई है, वो किते न किते जिद बेचाई हुई है। भाई सरकार की तो बात ऐसा है कि सरकार तो अहंकार ही है, बेशरम है। यदि सरकार में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो उसको ये लगता कि हमारे देश के किसान भाई जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें कुर्सी दी, वो किसान भाई आज रोड पर बैठे हैं, गुरु महाराजों के लंगर रोड पर चल रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए थी, उनमें इंसानियत होती तो बराबर जो है आगे बैठते, बात करते। किसान भाई तो कह रहे हैं कि आइए मेरी बात सुनिए। फिलहाल उनके पास एक केवल मुद्दा है बेवकूफ़ बनाने, चीटिंगबाजी का। वो देश की जनता के सामने अपनी बात बड़ी करना चाहते हैं। वो देश को बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। पंडित जी समझाने की कोशिश करो कि किस तरीके नाल मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग हले भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी देश का भला कर रहा है, बहुत सारिया चंगियां चीज़ां हो रही हैं, तुसीं गलत चीज़ां देख रहे हो, चंगियां चीज़ां नहीं देख रहे। नहीं जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए मैं बुंदेलखंड झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, खैरा गांव का। मैं गरीबी अमीरी अच्छी तरह से जानता हूँ और चंडीगढ़ में भी मैं रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जब तक देश में रहेंगे जब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है कि जिस दिन ये बैठे थे उस दिन इनकी नज़रों में 125 करोड़ जनता की जेब का पैसा इनकी नज़रों में था। मोदी की सोच है सीधी सादी, देश की सीधी सादी जनता की भावनाओं का वे अपने दिमाग से खिलवाड़ कर करके उसको ब्लैकमेल टाइप का लालच दे करके और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने देख लीजिए किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया।
बेवकूफ़ बनाने के उनके कई उदाहरण आपके सामने हैं। आप भी ध्यान कर लीजिए। जिस दिन वो पहले दिन गद्दी पर बैठे थे उन्होंने कह दिया था कि आप 5-5 रुपए तक का खाता खुलवा, 15-15 लाख रुपए आएंगे। उनको पता था कि हमारी देश की गरीब जनता, भोली वाली जनता है, लालच में आ जाएगी। तो लोगों ने, किसी ने 5 रुपए का खाता खुलवाए, किसी ने 50 का खुलवाए, किसी ने 100 का खुलवाए। ऐसे 125 करोड़ जनता का उन्होंने जो है खाता खुलवा करके अपना जेब तैयार किया, 500 करोड़ रुपया, और उद्योगपतियों पे वो पैसा पटक दिया। तो उनके जेब में पैसा आ गया। उन्होंने कहा फार्मूला नंबर 1 तो मेरा पास हो गया। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆંકੜੇ पहुंच जाने। जे उन्होंने 5-5 रुपए ना भी खुलवाया, किसी ने 500 का भी खुलवाया। तो इन्होंने देखा कि मेरी जेब में पैसा आ गया, वो उद्योगपतियों को पटक दिया, क्योंकि उद्योगपति पहले ही ने फाइनेंस कर चुके थे। उनका कहना ही था मुकेश अंबानी का कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। देश समझ नहीं पाया। तो इनका जब पहला फार्मूला पास हुआ, इन्होंने दिमाग चलाया दूसरा फार्मूला कौन सा है। तो ये दूसरे फार्मूले पर आए। इन्होंने रात को 8 बजे नोट बंद कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता को, आप इतना सभी जनता को चोर समझ रहे थे क्या? क्या ब्लैकमेल करके वो सारी जनता के, सारी जनता ही विदेशों में पैसा फेंक ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਵਾ ਲਏ। नहीं, और फिर नोटबंदी करी। तो आप ये देख लीजिए, नोटबंदी करने के बाद ये भी कहते हैं कि देश का सारा पैसा भी आ गया। जब सारा पैसा आ गया फिर ब्लैकमेल कहाँ था, ब्लैक मनी कहाँ थी? ਜੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਦੇ। फिर इन्होंने बैंकों को एक रणनीति के तहत लिया। फिर कुछ बैंक बेचे इन्होंने। अभी इन्होंने फिर तीसरा फार्मूला देगा कि 2 पास हो गया, हमारे नोटबंदी हो गई और नोट लोगों की जेब का पैसा हमारे खातों में आ गया। 5-5 रुपए की मार्फत किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500 दिए। 15 लाख तो जनता के नहीं आए। तीसरा फिर ये फार्मूला ले आए, क्योंकि इनके जो फार्मूला है, आपको ध्यान हो कि इनको रात को दिखता है। रात को आपको पता है कौन से पक्षी को दिखता है, जीव को दिखता है? पेड़ पे लटकने वाले एक उल्टा पैर के जानवर होता है जिसे रात में ही दिखता है। वो रात में ही चलता फिरता है, उसका दिमाग ही रात को काम करता है, दिन में उसका कोई दिमाग काम नहीं करता। उसको लोगों को पता है, उसका क्या नाम है, चमदागढ़ है, चमदागढ़। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को बनाया था लोगों ने, कि चमदागढ़ को प्रधानमंत्री बनाया था, जो रात को 12 बजे, कभी 10 बजे नोट बंद करते हैं, कभी 12 बजे रात को आप कानून बनाते हो। फिर उन्होंने देखा कि हमने सारा कुछ बेच दिया, अब देश का बचा कुचा रह गया था किसान। तो उसकी खेती पर इनकी नज़र थी। इन्होंने लोगों की खेती पर जो है नज़र थी, इन्होंने खेती भी बेचने के लिए। कोरोना काल में देख लिया इन्होंने कि बाकी सारे सेक्टर घाटे में गया, और लेकिन खेती बाड़ी सेक्टर ऐसा था जो मुनाफे में गया। तो अब उस पर नजर आ। अब आप ये देख लीजिए, आप देखिए, इन्होंने कोरोना के टाइम में 35,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से इन्होंने ले लिया जनता के नाम से, और कह दिया कि मेरी हेल्प के लिए, हेल्प के तौर पर विश्व बैंक का पैसा आ गया। अब ये बताइए, कोरोना के नाम पे इन्होंने किस तरह बेवकूफ़ बनाया। जहाँ इनकी मीटिंग होती है, जहाँ इनके 6-6 लाख आदमी बंगाल तक जाते, वहाँ कोरोना नहीं होता। जहाँ यदि किसी व्यक्ति के घर में उसके बच्चे का बर्थडे है, यदि किसी के यहाँ कोई मुसीबत आ गई है, 10 लोग खड़े होंगे, उसके मुसीबत टल जाएगी, वहाँ कोरोना भेज देते हैं जी। मतलब कोरोना इनकी जेब में रखा हुआ है। मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ कितना समझ रहे भारत की जनता को, कि इन्होंने जो है जब जैसा चाहा वैसा किया। पंडित जी इन्होंने इस काम किया। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किस तरह बना रहे हैं जनता को, कि अब इन्होंने अपने मंत्रिमंडल को आगे पीछे सबको पैसा वाले बनाने के लिए ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी तनख्वाह जानी। कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल चेंज करने से देश की जनता का क्या भला हुआ। आप ये बताइए, पुराने मंत्रियों को आप पैसा देंगे, वो देश की जनता का था। उनको पेंसिल देंगे, वो देश की जनता का है। नए मंत्रियों को आपने पेंसिल देना है, पैसा देना है, वो जनता का पैसा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से, देश की जनता से, कि भाइयों दिमाग लगाओ जरा, कि नए मंत्री बनने से हमारी जनता का क्या फ़ायदा है। प्रधानमंत्री जी से पूछा गया तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि वो काम नहीं करते थे, चोर थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, क्या 3 साल तक के लिए आप उनको बिठा ले रहे? क्या आपका टीन का चश्मा लगा हुआ था जो आपको दिखाई नहीं दिया? 3 साल बाद आप उनको हटा रहे हो और फिर भी कह रहे हो नए मंत्रियों से कि पुरानों से सीखो। जब पुराने चोर थे तो नए मंत्री पुरानों से क्या चोरी करना सीखेंगे? और नए मंत्री भी कह रहे जैसे पुराने करते थे वैसा हम करेंगे। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। लगता कि हुण यूपी दे विच भी उस तरीके नाल रणनीति घड़नी पऊगी किसानां नूं। भाई ऐसा है, अब यूपी हो या बंगाल, जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि इन लोगों को काम केवल देश को गुमराह करना है, महंगाई बढ़ाना। मोदी ने तो कसम खाई है जी, मोदी की सोच है बूढ़ा मरे चाहे जवान, मोदी को है हत्या से काम। उनको कोई रहम नहीं है। उनका तो एक ही मकसद है कि वो विदेशों में गए हैं, वो अमेरिका की जनसंख्या को हमारे भारत की जनसंख्या से तुलना करते हैं। पैसों के लिए तो वो तुलना करते हैं, 125 करोड़ जनता का पैसा है। और कोरोना की आड़ में और जनता को मारने के लिए वो चाहते हैं कि 50-60 करोड़ की जनता की आबादी रह जाए भारत की। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी 33 करोड़ आबादी है अमेरिका की, और हमारे यहाँ 130 करोड़ आबादी है। तो भाई अमीरी गरीबी ऊंच नीच तो सभी तरह की रहेगी। तो इन्होंने क्या खेल खेल रखा है, कभी धर्म की आड़ में लड़ाना, कभी कोरोना की आड़ में लोगों को मारना। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली जी लगता है कि जिस तरीके ਨਾਲ सरकार चल रही है देश का भला हो सकता किसी तरीके? नहीं, कभी नहीं। जब तक देखिए मैं बता देता हूँ, जब तक भाजपा शासित प्रदेशों में देश में बीजेपी सरकार रहेगी, मोदी सरकार रहेगी, जब तक इस देश की गरीब जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उसका भला होने वाला नहीं है। ये सबको दिख रहा है कि किस स्पीड से महंगाइयाँ बढ़ती हैं। अरे मैंने भी कई मंत्रियों को प्रधानमंत्री को देखा है, मैंने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी थी जैसी महंगाई अब है। क्योंकि ये वही सरकार है, लोगों को याद रखना चाहिए, ये वही सरकार है ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ गए। मैं आपको एक बता दूं, मोदी की एक सिंडिकेट है, उनके ग्रुप के आदमी जो जिस बिजनेस में लगे हुए हैं वो अपने लोगों को देश का क्या दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला बनाना चाहते हैं। वो कैसे बनेंगे कि देश की जनता का पैसा निकालते रहो। ये मत देखो कि किसी के यहाँ कहते हैं बहन बेटी बचाओ। अब आप बताइए, किसी आदमी के पास अपने रोटी खाने को पैसा नहीं रहेगा, उसको तो चिंता लग जाती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही। कल वो अपनी बेटी के लिए यदि बैंक में पैसा रखता है तो इन्हें टैक्स चाहिए। यदि किसी आदमी के पास मुसीबत आ जाती है, वो महीने में 4 बार पैसा निकालता है तो ये 4 बार टैक्स लेते हैं। अरे मोदी, तुमको शर्म आना चाहिए कि गरीब जनता के साथ तुम किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो। अरे 56 इंच के सीना रखने वाले मोदी सरकार, तू अब तो सुन ले, यदि ये कान खोल के सुन ले कि ये किसान भाई जो बैठे हैं जिन्होंने आज ये कदम बढ़ाया है। पहले तो भारत की जनता में इतना साहस नहीं था कि तुम्हारे अहंकार से लोग घबराते थे, मुंह नहीं खोल पाते थे। आज देश की जनता को पंजाबी हरियाणी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इनकी चोरी पकड़ करके काले कानून रोकने के लिए अपना हौसला बढ़ा करके 8 महीने से यहाँ बैठे हैं। सारे देश की जनता को उनका साथ देना चाहिए। हर इंसान को जो जिस मोदी सरकार से भाजपा सरकार शासित प्रदेशों से दुखी हैं, उनको रोड पर आकर के और किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। और किसान भाइयों ने तो कसम खाई है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक वो भगने वाले नहीं हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਹਟਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ रेट कितने पहुंच। भाई ऐसा है, आप एक बात समझ लीजिए, आज सरसों का तेल क्यों महंगा हुआ? क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस दिन से सरसों का तेल का बिजनेस किया उस दिन से
उस दिन से उन्होंने सारी सरसों खरीद ली किसानों से और तेल का रेट महंगा हो गया। इसी तरीके से आज अडानी अंबानी की यारी जो ये कर रहे हैं, अडानी अंबानी की यारी से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। किसान जाग चुका है, मीडियम वर्ग जाग चुका है, हर चीज़ इन्होंने बेच रखी है। इनका बस चलेगा तो ये किसी इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, इनका ये कहते हैं यूपी मॉडल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये यूपी मॉडल है कि आप खुद देख लीजिए। आपके सामने सोचिए, यदि किसी की माता बहन रोड पे जा रही है तो उसे दहशत होती है हमारे साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो देख चुकी है कि जिन बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है, उनके गार्जियंस को कोर्ट बुलाने के बहाने उन पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, मासूम परिवारों की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मेरा छोटा भाई प्रेम प्रकाश पटेरिया झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और मैं चंडीगढ़ में 12 साल से अपना समय काट रहा था। 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय रात्रि 12 बजे, जिस समय सारा भारत भगवान का जन्मोत्सव मना रहा था, उस समय मासूम बच्चों से उस परिवार की, मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है। छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है। प्रेम प्रकाश पटेरिया, उसकी उम्र 40 वर्ष थी, उसकी पत्नी स्नेहलता जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, बेटे की उम्र श्री नारायण बेटे का नाम था। जिस फैमिली का इतना धार्मिक नाम हो कि इस बेटे का नाम श्री नारायण और बेटी के नाम जसोदा रानी दीपिका, 7 वर्ष की उम्र बेटी की, और सबकी हत्या करके जहर देके गाड़ी को पानी में धकेल दिया जाता है। थाना मेहगांव, जिला भिंड, चंबल संभाग में मुकदमा नंबर 312/18 एक्सीडेंट में दिखा करके भाजपा सरकार, शिवराज सिंह सरकार उसको रफा दफा कर देती है। और जब मैं यूपी सरकार के पास जाता हूं कि मेरे भाई ने यूपी के झांसी सीजेएम कोर्ट में मुकदमा लिखाया था, तो उसका मुकदमा खत्म कर दिया जाता है। और यूपी सरकार, ऐसे योगी आदित्यनाथ की सरकार, आईपीएस अधिकारी योगी आदित्यनाथ मुंह साफ कर लेते हैं, जैसे कुत्ता मुंह चाट जाए तो धोने से बच जाए, कि कहते हैं भैया वो तो मामला एमपी का है। मैं पूछना चाहता हूं यूपी आदित्यनाथ से, योगी सरकार से, कि क्या मेरा भाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में उसने कंप्लेन लिखाई थी, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के होने के नाते 0% ट्रायल पर उसका केस नहीं खुलवा सकते थे? आप देख लीजिए, ये यूपी मॉडल है। मैं भारत की जनता से प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, यदि किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो वो देख ले कि जिसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है वो किस तरह दर दर भटकता है। और फिर मैं जब किसान भाइयों के पास आता हूं तो मैं देखता हूं कि नहीं, ये तो सरकार ही इतनी अत्याचारी है कि जहां सारी जनता बैठी है उनकी भी नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है। मैंने तो 3 साल पहले दोस्तों, इनकी जिस दिन मेरे प्रार्थना पत्र दिए थे, और भोपाल के अंदर वल्लभ भवन में, लखनऊ में चौक बाजार में मीडिया ने मेरे को दरकिनार किया था, और जंतर मंतर दिल्ली पर किया था। तो मैं मीडिया से, नेशनल मीडिया से कह के आया था कि देश की जनता को चाहिए है कि आप सरकार के दलाल हो, मीडिएटर हो, आप सरकार की बुराई नहीं निकाल सकते। सच्चाई को छुपा कर रखना चाहते हैं। भाई पंडित साहब, कैसे देखते हो भी, जिस प्रकार से अब 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लगता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में पहले कभी किसी और ने देखा होगा। सरकार को झुकना नहीं पड़ेगा, झुका देंगे। सरकार बनाने वाली जनता है। और अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि कोरोना टाइम में जिन लोगों की परिवार के लोग हॉस्पिटल चले गए, वो लौट के नहीं आए, क्योंकि सौदेबाजी चल रही थी। आप ही बताइए, पहली बार में जब कोरोना चल रहा था तो ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं थी। दूसरे बार में कोरोना आया, ऑक्सीजन शुरू हो गया। सऊदी अरब ने खुलेआम कहा, मैंने खुद उस पेपर को देखा, उसमें टैंकरों पर रिलायंस के स्टिकर लगे थे। मैं पूछना चाहता था, लेकिन उसके बाद खुद ही चैनल द्वारा सुना गया। सऊदी अरब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ स्टिकर लगाई जाओ। उन्होंने सऊदी अरब एक मुसलमानी कंट्री होने के नाते भी एक इंसानियत का धर्म निभाया कि उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं भारत की जनता को मदद करना चाहता हूं, भारत की जनता को बचाना चाहता हूं, भारत की जनता के लिए मैं वो भेज रहा हूं, ऑक्सीजन भेज रहा हूं। तो फिर आपने रिलायंस के स्टिकर लगा के उनको ठेकेदार क्यों बनाया? बहुत सारे सवाल ने, देख लीजिए, बहुत सारे जनता की अब आंखें खुल चुकी हैं। अब वो दिन चले गए जब लोग समझदार नहीं थे, अब तो हर इंसान समझदार है।
हर इंसान देख रहा है। गरीब के दिल से पूछो गरीबी क्या होती, मैं बताता हूँ आपको। मैंने दोस्तों हर चीज़ देखी है। गरीबी वो होती है यदि गरीब का बस चले तो वो पेट में पत्थर रख ले, यदि वजन से पेट का वजन बढ़ता होता है। लेकिन मजबूरी है कि उसे रोटी खाना होती है, और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं हम गरीब जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप बताइए, ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हो। साल की 20,000 की एक पब्लिक की 25,000 की आप महंगाई बढ़ा देते हो एक परिवार पर। उसको रोटी भी खाना है, उसको बाहर भी जाना है, उसको जूते भी पहनना है, उसको खर्चा भी बच्चों का चलाना। एक परिवार की 25-25 हज़ार रुपये साल की महंगाई बढ़ गई है, और ये 5 किलो आटे और दाल में जो है सब कुछ निपटा देते हैं। गुजारा नहीं हो सकता। बताइए आप। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ खाली कच्चा खाना ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ खा ਕੇ लिया जाता है गरीब ਬਿਲकुल लोगों को। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਦੋਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ।